प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए, हमेशा की तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। आइए हमारे इस सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज हम जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से एसोसिएटेड एक लॉ है जिसका नाम है गाउस लॉ, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। पहले आपको मैं बताऊं कि फ्लक्स क्या होता है। आप सभी अपने घर के अंदर सभी देखते हो, एक हमारे पास पानी की पाइप होती है, उसकी शेप कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। फ्लक्स मींस इसके अंदर कितना वाटर इन और कितना वाटर आउट हुआ। अमाउंट ऑफ वाटर का जो फ्लो है उसे ही तो फ्लक्स कहते हैं। सपोज इस पानी की पाइप का जो रेडियस है वो यहां पर कम है और ऐसे बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाए। अब ऐसी स्थिति में यहां पर जितना फ्लक्स इन है उतना ही फ्लक्स आउट होगा। डेफिनेटली जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पानी तो बाहर जाएगा। जैसे शावर का केस है, शावर के केस में हम क्या करते हैं, एक मोटी पाइप है उसको हम फैलाकर बहुत छोटी छोटी डॉटेड पॉइंट के अंदर इस तरह से बारीक बारीक होल से होते हैं, यानी उनकी जो रेडियस है बहुत स्मॉल होती है और उनसे वो पानी बाहर निकलता है। कितना पानी बाहर निकला, कितना पानी उसके अंदर आया, द अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड फ्लक्स। यही फ्लक्स है दोस्तों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कहने का मतलब पानी वाटर फ्लक्स नहीं पढ़ रहे हम पढ़ रहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का केस होता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेफिनेटली होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पर यूनिट एरिया से पास होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए किस तरह से हम इसको जानते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, इसको डिफाइन करने के लिए हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं और उससे हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक इतना स्मॉल एरिया एलिमेंट है। एरिया एलिमेंट की जो वेक्टर है, एरिया का जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। एरिया को ए से लिखते हैं, ये एलिमेंट है मींस स्मॉल एरिया है तो इसको मैं डीए से लिखूंगा। दोस्तों डीए से लिख दिया। इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन है यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हमेशा एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फील्ड लाइन ऐसे आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आ रही है दोस्तों? इधर से आ रही है। सपोज यहां पर कोई सोर्स चार्ज है, उस सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और उसकी डायरेक्शन ये है। बात क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इधर से, एरिया वेक्टर है ऐसे, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से। ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, यहां पर स्मॉल एरिया एलिमेंट है तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो भी क्या होगा? स्मॉल अमाउंट में होगा, तो इसलिए इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डी फाई से। डी फाई इज इक्वल टू हो गया ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब ई वेक्टर डॉट डीए, ये डीए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। डॉट वेक्टर जो होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट को जैसे ही हम हटाते हैं यहां से क्या आ जाता है? मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ई वेक्टर डीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में इन दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन ऑफ द एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों? डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी फ्लक्स आपको मैंने पहले समझा दिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी उस स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये होता है, हमें यदि इस पाइप से इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की कंपैरिजन में यदि ये स्मॉल एरिया एक स्फीयर बन जाए और स्फेरिकल सरफेस से हम टोटल फ्लक्स चेक करना चाहें, या एक सिलेंडर बन जाए टोटल फ्लक्स हम चेक करना चाहें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन। तो डी फाई को क्या करेंगे? स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को जोड़ते 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 एक कैपिटल पूरी सरफेस बन जाएगी, लार्ज सरफेस बन जाएगी। उस लार्ज सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो होगा उसका इंटीग्रेशन होगा दोस्तों, और वो इंटीग्रेशन करके
हम यहां से ई डी ए कोस थीटा लगाकर इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पर यदि यहां से जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, वो डिस्टेंस फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वैल्यू होगी तो हम इसको बाहर ला सकते हैं और ये ई बाहर आ जाएगा, डी ए कोस थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो फिक्स वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे। एरिया एलिमेंट को जोड़ते 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 एक लार्ज सरफेस बन जाएगी। लार्ज सरफेस का जो एरिया होगा वो सरफेस एरिया यहां पर पुट कर देंगे और हम यहां से फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। दोस्तों, सुनने में तो बड़ा आसान लगता है पर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यदि कंटिन्यूअस होगा या लार्ज चार्जेज होंगे, लार्ज नंबर ऑफ चार्जेज होंगे, इन दैट सिचुएशन ये इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि हम उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल नहीं पाते हैं। हमारे लिए मैथमेटिकल जो इक्वेशंस है उनका नंबर बहुत लार्ज हो जाएगा और वो हमारे लिए इतना पजल्ड सिचुएशन हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं एक भगवान रूपी साइंटिस्ट जो हमें बहुत ही आसान तरीके से ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का आसान सा तरीका बताते हैं। दोस्तों, ये आसान सा तरीका है क्या? उसका नाम है गाउस लॉ। आइए बढ़ते हैं गाउस लॉ की ओर और जानते हैं गाउस लॉ क्या होता है। गाउस लॉ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गाउस लॉ क्या बताता है? गाउस सर को हमें जरूर याद करना चाहिए, बड़े काम के साइंटिस्ट हैं। हमारी एक पजल जो प्रॉब्लम है उसको आसानी से चुटकियों में हल कर देते हैं। ठीक है, तो चुटकियों में हल कैसे करेंगे दोस्तों? इन्होंने क्या कहा कि आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि मैं हूं ना। कौन? गाउस सर है ना। तो गाउस सर ने कहा कि कैसी भी सरफेस हो, कैसी भी साइज हो, कैसी भी शेप हो, आप बस मुझे सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता दीजिएगा कि चार्ज कितना है। बस चार्ज कितना है मैं आपको बता दूंगा कि उस चार्ज जिस सरफेस के अंदर है उस सरफेस से कितना फ्लक्स आउट होगा मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। आइए दोस्तों कैसे बताते हैं, देखो जानते हैं। गाउस सर ने एक स्टेटमेंट दिया, इस लॉ का एक स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, electric flux associated to a closed surface। ध्यान रखना यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये, क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू दी 1/epsilon naught times of the net charge which is enclosed in the closed surface। बस यहां पर बस इतना बात इन्हें बता दीजिए कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आपकी जो क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर नेट चार्ज कितना है, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव, दोनों का सम किया, दोनों को आपस में ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया और टोटल जो वैल्यू आई चार्ज की बस वो बता दीजिएगा। गाउस लॉ आपको बता देगा कि उससे एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको एरिया एलिमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको डिस्टेंस मेजर करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है, एरिया एलिमेंट को आपको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस चुटकियों में कैसे, ये स्टेटमेंट है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है दोस्तों, फाई इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों आया ना मजा, बड़ा मजेदार लो है
आपको इतनी पजल्ड सिचुएशन से बाहर लेके आता है कि हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, ई वेक्टर निकाला, एरिया एलिमेंट निकाला, दोनों के बीच में ई वेक्टर और एरिया एलिमेंट के बीच के थीटा निकाला, एंगल निकाला, और ई की वैल्यू पुट की, डीए को इंटीग्रेट किया, थीटा का कोसाइन लिया और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर क्या आया हमारे पास, फ्लक्स आया। बट अब हमारे पास बहुत ही आसान सा तरीका है। गाउस सर ने कहा आपको इतना ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, जस्ट टोटल चार्ज निकालो, उसको डिवाइड करो एप्सिलॉन नॉट से, और आपके पास ये रहा क्या, फ्लक्स, ये रहा फ्लक्स। तो ये अब आपको बुक के अंदर ऐसा भी मिलता है, इस फाई की जगह, इस फ्लक्स की जगह यहां पर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या डी एस वेक्टर लिखा हुआ मिलता है, और यहां पर एक सर्किल सा मिलता है। इसका मतलब आप सभी जानते हो ना कि ये क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन बता रहा है। ये जो वैल्यू है ये समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है मेरे दोस्त, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी इस फाई को रिप्लेस किया है, ये फ्लक्स है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। ये आपको अलग से प्रॉपर ई की वैल्यू, डीए की वैल्यू, कोस थीटा ये फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट टोटल चार्ज लिखो और उसके डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट, आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। आइए दोस्तों, हम जानते हैं किस तरह से गाउस लॉ की मदद से हम डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास जो सरफेसेस होती हैं उनका फ्लक्स जानते हैं। उससे पहले कुछ कंडीशंस है, गाउस लॉ को हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते। वो कंडीशंस क्या है पहले उनको जानते हैं, फिर हम जानेंगे वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड जो शेप होती है, उन शेप से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो कैसे हम निकालेंगे, जो अच्छी एग्जाम के अंदर, नीट आईआईटी के अंदर, इवन अपने सीबीएसई में भी अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर, और स्टेट बोर्ड के अंदर भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए उनको हम जानते हैं। जिस तरह से शुरुआत में एक ऑथर हुए, बहुत ही फेमस ऑथर है जो आज के टाइम पर भी बहुत अच्छे जाने जाते हैं, उनके एक बुक चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और उसके अंदर वो कहते हैं कि जो गाउस लॉ है वो क्या है। गाउस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। जहां हम चार्ज की बात करते हैं, उससे फ्लक्स की बात करते हैं, वहां पर हर जगह हम गाउस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। बट इट इज नॉट यूजफुल एवरीवेयर। हर जगह हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई तो कर सकते हैं पर ये यूजफुल नहीं है, ये भी कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देता है। आइए दोस्तों, वो पॉइंट्स क्या क्या है जहां पर इनको एक बाउंड्री कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, वहां पर हम इस गाउस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लीकेबल तो है पर यूजफुल नहीं है, मुश्किल हो जाती है, हमारे लिए समस्या पैदा हो जाती है। वो कंडीशंस क्या क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं वो कंडीशंस के बारे में। तो गाउस लॉ जो है उसके लिए कंडीशंस क्या है, कंडीशंस फॉर गाउस लॉ। गाउस लॉ की पहली कंडीशन ये है कि जो चार्ज है वो चार्ज गाउसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड होना चाहिए। साथ ही वो गाउसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, गाउसियन सरफेस should be symmetric। गाउसियन सरफेस दोस्तों सिमेट्रिक होनी चाहिए। और इसके अलावा कंडीशन क्या है, चार्ज जो है वो इसकी सरफेस पे नहीं आना चाहिए। चार्ज should not
come on the surface of Gaussian surface. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या फॉलो करनी चाहिए अपने को जब ये अप्लाई करते हैं तब? तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड should be same at every point of the Gaussian surface. दोस्तों ये सारे पॉइंट्स जो है ये फॉलो करेगा तभी हम गाउस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, एवरी पॉइंट ऑफ द Gaussian surface. और एक नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट ये है the direction एंगल लिख देते हैं, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर should be the angle between a electric field and area vector should be same at every point on the surface, Gaussian surface. तो दोस्तों ये पॉइंट्स यदि फॉलो करते हो, यानी ये सारी कंडीशंस को आप फॉलो करते हो तो गाउस लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज गाउस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कंडीशंस फॉलो करना पड़ता है तब तो हम गाउस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा जो पुराना मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। उस मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके उसका इंटीग्रेशन करके हम फ्लक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो तो हमारा एक लेंथी मेथड है, बट इजीली जो मेथड है वो हमारा गाउस लॉ है, और गाउस लॉ की भी कुछ कंडीशंस है उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। अब बात आती है कि गाउस लॉ क्या ऑथेंटिक है, क्या ये सही है? ऑब्वियसली सिलेबस में पढ़ते हैं तो सही ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया यूज कर रही है। इसलिए फिर भी हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं कुछ कंडीशंस के अलावा। जैसे उस कंडीशंस पे तो हम फॉलो नहीं कर सकते, जैसे उसके बियॉन्ड यदि हम जानने की कोशिश करें तो वहां तो ऑब्वियसली हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बट उन कंडीशंस के अंदर रहते हुए हम गाउस लॉ को हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्या वो सही है या नहीं है। देखो एक मैथमेटिकली हम फ्लक्स निकालेंगे और गाउस लॉ की स्टेटमेंट के तहत जो फ्लक्स आता है उन दोनों में कोई डिफरेंस आता है कि हम नोट कर लेंगे। सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं और इस पॉइंट चार्ज को एक गाउसियन सरफेस जिसे हम इमेजिन करते हैं, गाउसियन सरफेस को हम इमेजिन करते हैं इस तरीके से, एक स्फेरिकल सरफेस है, ये आप सभी जानते हो। एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की जो सरफेस है वो कैसी होती है, स्फेरिकल सरफेस होती है। इसकी जो डिस्टेंस है वो हम कैपिटल आर बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके कारण हम फ्लक्स निकालना चाहेंगे। एक यहाँ पर एक एरिया ले लो आप, और इस पर एरिया की जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर जो है वो इधर है, एरिया एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। आपने पढ़ा है कि जो प्लस चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इनफाइनाइट की तरफ जाता है, इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होता है, प्लस से ओरिजिनेट होता है। ये प्लस क्यू चार्ज की विशेषता है। तो इस प्लस क्यू चार्ज से इधर गया, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, ये है। दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल कितना है बेटा, एंगल 0 डिग्री है। ये आपने यहाँ से देख लिया होगा। चलो देखते हैं, मैं पहले मैथमेटिकली निकालता हूँ। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर।
ई वेक्टर और डी ए वेक्टर डॉट हटाते हो क्या आ जाता है यहां से ई डी ए कोस 0 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1 होती है। चलो जी आगे की ओर सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पर पूरे पे देखो आप, इस पर पूरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जैसे यहाँ पॉइंट की बात करूं मैं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर भी ये रेडियस सेम है, यहाँ पर भी रेडियस सेम है, तो एरिया एलिमेंट आप कहीं पर भी ले लो, हर जगह जो डिस्टेंस है वो सेम ही आनी है और चार्ज क्यू है ही। तो आपको मालूम है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है दोस्तों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। तो यहाँ पर हर जगह पर हर पॉइंट पर इस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है सेम है। मींस ये बाउंड्री कंडीशंस जो है उनको फॉलो करता है, जो अपने गाउस लॉ की जो कंडीशंस है उसको फॉलो करता है। इट मींस हम गाउस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, वो तो बाद की बात है। अभी हम मैथमेटिकली निकालना चाहते हैं। मैथमेटिकली हमारे पास क्या आया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या आई सेम आई, उसकी वैल्यू कितनी आई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए का। यहाँ के की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी लिख लो आप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो एरिया है डी ए, ये एरिया इसकी पूरी सरफेस, यानी एक गोल गेंद है, एक स्फेरिकल शेप की गेंद है, उस गेंद का सरफेस एरिया कितना होगा, ये एरिया एलिमेंट पूरी गेंद के चारों तरफ आएगा ना, चारों तरफ छोटे छोटे एलिमेंट्स आएंगे, यानी पूरी सरफेस को कवर अप करेंगे। पूरी सरफेस को कवर अप करेंगे तो पूरी सरफेस का एरिया कितना होता है आप सभी को मालूम है, आपने पढ़ा भी है। स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस है r, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। यानी सारे के सारे एलिमेंट को हम ऐड कर दें, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें, क्या आ जाएगा क्लोज सरफेस का एरिया कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या हो गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या आ गया दोस्तों क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, ये मैंने मैथमेटिकली फाइंड आउट किया है। यानी मैंने ई वेक्टर की डायरेक्शन ली, डी ए वेक्टर की डायरेक्शन ली, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट करके ई की वैल्यू पुट की, डी ए की वैल्यू पुट की, डी ए को यानी हमने इंटीग्रेट किया और फिर हमने एक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। अब उस स्टेटमेंट को याद करो जो गाउस ने बताया था। गाउस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या था दोस्तों, जो मैंने वहां पर बताया था आपको। गाउस लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो उस सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड नेट चार्ज है और उससे एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो हमें फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों आपने इतना तामझाम किया, 2 स्लाइड्स में हमने पढ़ा, इतना सारा मैथमेटिक्स किया और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट ये निकल के आया, पर गाउस लॉ ने एक चुटकी के अंदर आपको ये सॉल्यूशन दिया। कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस उस चार्ज की वैल्यू को पकड़ो, उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो। आप क्यों मैथमेटिक्स के पीछे भाग रहे हो, आप सिर्फ चार्ज बताइए, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कीजिए, आपको फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ कितना आसान, समझ चुके ना। कहने का मतलब है हमने यहाँ पर देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखी, दोनों के बीच का एंगल लिया, एंगल लेके यहाँ पर उसका कोसाइन लिया, फिर ई और डी ए की वैल्यू पुट की, ए और डी ए की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर वहां पर सारा पुट करके उसको इंटीग्रेट करके लास्ट में ये वैल्यू आई। इतना आपने किया, गाउस लॉ ने मात्र 1 सेकंड के अंदर बता दिया कि आप चार्ज रखो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं, इससे हम क्या समझ पाते हैं कि गाउस लॉ जो है वो आपको इतनी आसान भाषा में, आसान तरीके से, कम समय में, बहुत ही कम समय में आपको रिजल्ट देता है। ये आज के ज़माने का सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। ये गाउस लॉ जो है, ये गाउस लॉ वैज्ञानिकों की इतनी मदद करता है, साइंटिस्ट लोगों की इतनी मदद करता है, इसकी हेल्प से हम डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से बहुत कम समय में, आजकल समय की तो महत्ता है, बहुत कम समय में हम रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। ये गाउस लॉ का इम्पोर्टेंस है।
रिजल्ट आप वैसे भी ले सकते हो, पर वैसे लाने के लिए आपको काफी समय लगता है, मैथमेटिक्स लगती है। यहाँ पर आप आसान तरीके से नेट चार्ज बताओ, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, काम खत्म। ठीक है, अब हम जानते हैं किस प्रकार हम इस गाउस लॉ की मदद से हम जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसको हम सोल्व कर पाते हैं। आइए दोस्तों उनके बारे में जानते हैं। आपको मैं एक आसान सी चीज पूछता हूँ कि एक हमारे पास पहला एग्जांपल है, हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर एक मैंने चार्ज रख दिया है यहां पर। आपसे पूछा जाता है, यानी क्यूब है तो ऑब्वियसली इसकी सारी साइड्स इक्वल है। अब आपसे पूछा जाता है कि इस पूरे के पूरे क्यूब से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो कितना होगा, यानी इससे कितना फ्लक्स आउट होगा, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। आप या तो क्या काम करो, आपने जो पहले देखा है, यानी यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट काटो, इसे एरिया एलिमेंट काट कर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करो, यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और फिर उसी तरीके से यहाँ पर एरिया वेक्टर काटो, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता करो। ये सारा काम हम आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब है इस पर ऐसी ज्योमेट्री के अंदर, ऐसी शेप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, फिर एरियल वेक्टर फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल समस्या पैदा हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास हमारे गाउस सर है ना, उनको सैल्यूट करते हैं। उन्होंने बहुत आसान तरीके से बताया कि पूरी की पूरी इनक्लोज्ड सरफेस है, चार्ज सिमेट्रिकली ढका हुआ है। तो आइए दोस्तों लगाते हैं गाउस लॉ का स्टेटमेंट। कहता है नेट चार्ज केवल क्यू चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, भैया हो गया आंसर। क्लिक, एकदम टकाटक, कितना फास्ट, सुपर फास्ट तरीके से। चलो ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमने एक चार्ज रख दिया है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस सिलेंडर के अंदर रखे हुए चार्ज के कारण इस सिलेंडर से बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। बताओ मित्रों, आई की वैल्यू कितनी होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया आंसर। चलो जी नेक्स्ट, आप देखो कितना फास्ट कर पाओगे। ये गाउस लॉ का ही तो है सारा कमाल। एक हमने क्या ले लिया, कोन ले लिया, और उस कोन के अंदर कितना फ्लक्स होगा आइए जानते हैं। किस तरह से हम कोन के अंदर, एक कोन जो है इसके अंदर हमने एक चार्ज रख दिया है, इस कोन के अंदर हमने एक चार्ज रख दिया है, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, बताइए आप जल्दी से बताइए। इससे एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू कितना होगा, नीचे ई लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ये टोटल चार्ज क्यू है। आंसर आया तीसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल और बताऊं, चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर और जानते हैं किस तरीके से हम डिफरेंट ज्योमेट्री का फ्लक्स निकाल सकते हैं। सिलेंडर बता दिया आपको मैंने, क्यूब बता दिया, एक स्फीयर और ले लेते हैं। एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं और उस स्फेरिकल सरफेस के कारण किस तरह से हम, ये एक स्फेरिकल गेंद टाइप में है, इसके अंदर एक चार्ज रख दिया है और इस चार्ज सेंटर पे रखा है, इसकी रेडियस r है। बताइए ऐसी सरफेस के कारण, स्फेरिकल सरफेस के कारण, यानी एक बॉल है, टेनिस बॉल है, इस टेनिस बॉल के सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया Q। तो बताइए नेट फ्लक्स कितना होगा दोस्तों, नेट फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर सारे के सारे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो तो यहाँ पर आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ, यही स्फेरिकल शेप है। आपको बताना है कि इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed at the center of sphere, then what will be the electric flux through the spherical surface। ये सरफेस है, मैं यहीं पर बना के बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर रखना क्या है दोस्तों, क्वेश्चन देखो ढंग से पढ़ो आप।
इसके अंदर रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं। तो कहने का मतलब है इसके इस सेंटर पर हम एक प्लस चार्ज रखते हैं, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक डाइपोल रख देते हैं। और इस डाइपोल के कारण इस स्फेरिकल सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, बताइए अति शीघ्रता से बताइए। अरे मित्रों बताइए क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यदि इस डाइपोल को इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर रख दे तो क्या होगा दोस्तों बताइए। इससे बताओ समेशन क्यू कितना है, जितना प्लस उतना ही माइनस क्यू है। नेट चार्ज कितना हो गया बताओ, जितना प्लस उधर उतना ही माइनस। नेट चार्ज 0 मींस फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से 0 में डिवाइड करो क्या आ जाएगा 0। इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्फेरिकल सरफेस, कोनिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस, क्यूबॉइड, क्यूब किसी के अंदर रख दो आप, हमेशा नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 आती है दोस्तों। ऐसे ही यदि आपको घुमाना हो तो ऐसे बता दिया जाए कि 2q माइनस 3q प्लस q चार्ज है, उसको हमने यानी 3 चार्जेज है, तीनों चार्जेज को उस स्फीयर के अंदर रख दिया है। तो बताइए नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। आपको सिर्फ और सिर्फ उस चार्ज को ऐड करना है, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। गाउस लॉ ने बहुत ही आसान तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना बताया है। आइए अब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चेक करते हैं किस प्रकार गाउस लॉ और भी आसान तरीके से हमें बताता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हमारे को बता दिया गया है कि सपोज आपके पास एक स्क्वायर शीट है, एक स्क्वायर शीट देखिए आपको, और उस स्क्वायर शीट में आपको बताया गया है कि उससे क्यू डिस्टेंस ऊपर एक इलेक्ट्रिक, ये स्क्वायर है, इससे यहाँ के इसके सेंटर से इसके सेंटर से, यानी इसकी जो साइड है सपोज ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, और इसके सेंटर से ये हाइट जो दे रखी है ये a/2 दे रखी है। यहाँ पर कोई चार्ज पुट कर दिया है, आपको पूछा है दोस्तों बताइए इस फेस से, इस स्क्वायर से जो फ्लक्स आउट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है। कैसे बताएंगे दोस्त, आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस प्रकार आप फाइंड आउट करोगे, यानी हम यहाँ पर गाउस लॉ की मदद लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए ये पजल सिचुएशन है। हम यदि मैथमेटिकली फाइंड आउट करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये सारी की सारी होगी। यहाँ पर आप एरिया एलिमेंट लोगे, इस एरिया एलिमेंट लेकर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेकर उन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करोगे, इसको फिर इंटीग्रेट करोगे। बहुत ही पजल सिचुएशन है। ऐसी स्थिति में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना यानी हालत खराब हो जाएगी, सीधी सी बात ये। तो अब इसको आसान तरीके से कैसे करें दोस्तों, इसको आसान तरीके से हल करने के लिए क्या है, ऐसे ही फेस ये a/2 डिस्टेंस पर है। आप इमेजिन करो कि हम इस तरह से एक ऐसी शेप कंसीडर कर ले कि ये पूरा का पूरा इस चार्ज को ढक ले तो कैसा रहेगा। पूरे के पूरे चार्ज को ढकने के लिए हम एक ऐसी सरफेस का इमेजिनेशन करते हैं। बताओ ये नीचे वाला जो सरफेस है वो स्क्वायर है, ये सारी की सारी साइड इक्वल है, ये सारी की सारी साइड इक्वल है कि नहीं है? तो ये एक स्क्वायर है, यानी इसकी ये नीचे वाली जो शैडो वाली सरफेस है ये नीचे वाली सरफेस का काम कर लेगी ना दोस्तों। अब ये नीचे वाली सरफेस है, इससे q/2 डिस्टेंस ऊपर
यहाँ पर एक चार्ज हमने रख दिया है। अब हम ऐसा कंसिडर कर लें कि ये चार्ज एक क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। आपको इस क्यूब से एसोसिएटेड एक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे दोस्तों? मैंने आपको पहले बताया था, पूरे के पूरे क्यूब से कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है। अब मैं जो गाउस लॉ ने बताया उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ठीक है। गाउस लॉ ने कहा कि एक सिमेट्रिकल सरफेस है, उसके अंदर चार्ज है, उसके अंदर इनक्लोज्ड चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमेशा समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो हमने निकाल लिया, एक चार्ज था इसलिए निकाल लिया। अब ये बताओ AC शेप कितनी है? AC साइड इसकी सॉरी इतनी फेस कितनी है? AC फेस इस क्यूब के अंदर कितनी है? 6 है। क्यूब के अंदर कितनी फेस होती है? 6 होती है। तो 6 फेसेज फ्लक्स associated with 6 faces of a cube is Q upon epsilon naught। बताओ एक फेज से कितना होगा? एक फेज से कितना होगा? यहां क्या कर दो, 6 से डिवाइड कर दो। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इस ऐसी पजल सिचुएशन को, ऐसी प्रॉब्लम को हम आसानी से हल कर सकते हैं। किसकी मदद से? हमारे फेवरेट गाउस सर के द्वारा दिए गए लॉ की मदद से। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। मैथमेटिकली भी जब इंटीग्रेशन करके हम इस सॉल्यूशन को, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें यही वैल्यू मिलती है। डेफिनेटली इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, इसलिए गाउस लॉ को सभी मानने लगे और उस पर विश्वास करने लग गए और ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने लग गए उन कंडीशंस के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन। आइए एक नेक्स्ट इसी प्रकार एक पजल सिचुएशन को देखते हैं। एक आपके पास एक हाफ हेमीस्फीयर है। इस हेमीस्फीयर के कारण इसकी रेडियस r है और ये इसका कर्व्ड सरफेस है। आपसे पूछा जाता है कि इसके सेंटर पर यहां पर कोई Q चार्ज रख दिया दोस्तों। अब इस Q चार्ज के कारण इस हेमीस्फीयर के से जो यानी हेमीस्फीयर के दो सरफेस कौन सी है? एक कर्व्ड स्पेस और एक सर्कुलर यानी डिस्क शेप में और एक ऊपर इस कर्व्ड सरफेस है। दोनों से मिलाकर कितना फ्लक्स आउट होगा वो आपको बताना है। दोस्तों इस चार्ज को हम क्या करें? सिमेट्रिकली क्लोज करने की कोशिश करते हैं। ऐसी सरफेस ले दोस्तों, हम एक ऐसी सरफेस ले लें, यानी पूरा का पूरा एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं और इसके सेंटर पे क्या क्या रख देते हैं? उस चार्ज को रख देते हैं। बताओ ये हमारा हेमीस्फीयर बन गया ना, आधा ऊपर वाला आधा नीचे वाला। बताओ आधा ऊपर वाला आधा नीचे वाला। आधा ऊपर वाला जो सरफेस है वो कैसा है? सेम ऐसा ही है। तो अब ऐसी सिचुएशन बताओ, इसका जो फ्लक्स है वो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये आधा है तो आधा है तो इसके कारण कितना हो जाएगा? I E, इसको फाई डैश बोल देता हूं मैं, Q अपॉन इस तरह से दो पीस होंगे, दोनों को जोड़ दो आप। फाई E डैश जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार का और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है और इस सिलेंड्रिकल सरफेस को हमने आधा कट कर दिया है, यानी इसकी लेंथ है L इज इक्वल टू आप 2r बोल दो एक तरह से, और इसकी रेडियस है r। तो बताइए इसको मैंने कट कर दिया, यानी आधा सिलेंडर है और इसकी जो हाइट है अब क्या बच गई है? r बच गई है। इसकी रेडियस भी r है। बताइए दोस्तों इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? दोस्तों इसके सेंटर पर यहाँ पर क्या रख दिया है? सॉरी पूरी इंफॉर्मेशन ये है, इसके सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया है। ऐसी प्रॉब्लम है, इसको आप किस तरह से सोल्व करोगे? सेम टू सेम अभी हम करके आए हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? पूरे के कारण, यानी एक AC और ढक लो तो पूरे के कारण आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आधे के कारण क्या आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आसान सा है, बहुत आसान सा है।
कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, और एक आपको एक घुमावदार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछा गया है कि एक कोण है और इस कोण के वर्टिस पर, यानी यहाँ पर हमने एक चार्ज रख दिया है और आपको बताना है कि इस चार्ज से एसोसिएशन, यानी इस कोण से एसोसिएटेड आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोस्तों कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो यहाँ पर हम एरिया एलिमेंट लें, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लें, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन ये होगी, बीच में एंगल वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ऐसे यहाँ पर एरिया एलिमेंट लोगे, इससे इसकी डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन ये होगी, दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करोगे। कहने का मतलब है हर एक पॉइंट पर हम जब इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हालांकि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाई ई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। थीटा कौन सा होगा देखो, एक बार मैं अच्छे तरीके से दिखाऊंगा आपको। थोड़ा पानी पी लिया जाता है। देखो दोस्तों, एक हमारे पास, चलो आपको प्रॉपर कौन से बताता हूँ। इसके सेंटर पर, इसका ये सेंटर है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है r, और ये इसकी हाइट है, ये h, और ये l है। ये आप सभी कोण के बारे में अच्छे से जानते हो। अब ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, यदि ये एंगल थीटा है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। ये बेटे याद रखना है, इसकी मदद से हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं वो प्रॉब्लम किस प्रकार हम सोल्व करते हैं। देखो, अब हम पहले वाली जो प्रॉब्लम थी उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस पहले वाली प्रॉब्लम में हमने क्या जाना था, एक कोण है और इसके वर्टिस पर यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया है। आपको इसके कारण फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे? देखो, अभी आपके सामने फॉर्मूला था ना, तो अभी यदि हमने वो जो सिलेंडर लिया था उसको भी इस तरीके से आप कर सकते हो। ये जो सिलेंडर है, हाँ देखो, नया एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। या सपोज ये हाइट r है और ये रेडियस r है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों? ये एंगल बताने के लिए r मतलब h बराबर r है, तो ये एंगल थीटा क्या हो जाएगा? वो फॉर्मूला लिखो आप, फाई ई इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। बेस कितना है? r। हाइपोटेनस कितना है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये 2r स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास एक कोनिकल शेप है और उसकी हाइट जो है उसकी रेडियस के इक्वल है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई रूट 2। ये कहाँ पर अप्लाई होगा? देखो, आपसे अभी पूछा जाता है
कि हमारे पास एक सिलेंडर था, अभी जैसे मैंने सिलेंडर वाला एग्जांपल आपको बताया, वो सिलेंडर वाला एग्जांपल है, उसके अंदर आपको बता दिया कि यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है। आपसे पूछ लिया गया कि ये जो सरफेस है, कर्व सरफेस है, इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। बताओ दोस्तों, कैसे बताओ आप? इसको बताने के लिए दूसरा एक सिलेंडर कंसीडर करोगे इतनी हाइट का, फिर आप ये जो दोनों साइड की सरफेस है उसके कारण कितना फ्लक्स होगा उसको माइनस करोगे, फिर कर्व्ड सरफेस का आएगा, यानी फिर उसका आधा करके फिर कर्व्ड सरफेस का आएगा। तो वो बहुत लंबी प्रोसेस है। आसान तरीके से देखो, हमने कोनिकल वाला जो एग्जांपल लिया था उसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और किस प्रकार, यानी ये एक कोन हो गया पूरा, इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या निकाली थी अभी, आई ई डैश बोल देता हूं मैं, क्यू अपॉन इसकी हाइट r है, तब ध्यान रखना ये हाइट इसकी रेडियस के बराबर है, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2 आई थी ना, ठीक है। अब इसके कारण ये वाला जो फ्लक्स है ये कितना हो जाएगा, टोटल जो फ्लक्स है उसमें से ये माइनस कर दो, कोन वाला माइनस कर दो। ये उसी तरीके से जैसे आप ये समझ लो कि एक स्फेरिकल सरफेस है उससे कोन निकाल लिया, यानी एक तरबूज है, तरबूज से थोड़ा कोन निकाल लिया आपने, तो उसी अंदाज में, यानी ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस से आपने कोन निकाल दिया, तो बाकी बची हुई जो सरफेस है वो क्या है, कर्व सरफेस है। इस कर्व सरफेस का क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। कैसे आया दोस्तों, देखो हाई ई नेट फ्लक्स कितना आया था, इतने यानी हाफ कर दिया था ना हमने, यहाँ पर एक और माना था, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें से यानी फाई ई जो है, जो टोटल है नेट, उसमें से फाई ई घटा दो ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस के कारण आ जाएगा। तो फाई नेट कितना है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर से, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 रूट 2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया आपस में, ये क्या आ गया, फाई ई आ गया। ये किसके कारण आ गया, कर्व्ड सरफेस के कारण आ गया, जो ये हमें मालूम पड़ गया आसान तरीके से। हमने इस तरह से हमने फ्लक्स को फाइंड आउट कर लिया। ये थे हमारे तरीके। अब आपको कौन से क्यूब से संबंधित आपको और क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, उसमें भी इस तरह के यानी इजी वाले कॉन्सेप्ट लगते हैं। जैसे आपको बता दिया कि एक क्यूब है और इस क्यूब के वर्टिसेस पर, यहाँ इस वर्टिस पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। बताओ किस तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करोगे, आपके पास कौन सा मेथड है जिससे आप फ्लक्स फाइंड आउट करोगे। दोस्तों क्या तरीका है बताइए। देखो इसको ढकने के लिए, यानी इसको एक सिमेट्रिकल सरफेस में ढकने के लिए हमारे पास कितने क्यूब होने चाहिए, बताइए दोस्तों कितने क्यूब होने चाहिए। आप किस तरह से इसको फाइंड आउट करोगे। देखो एक क्यूब यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या ये पूरा का पूरा कवर हो गया, नहीं हुआ। एक पीछे की ओर होना चाहिए, एक इधर भी होना चाहिए। क्या ये पूरा कवर हो गया, नहीं, ये तो सिर्फ आधा पार्ट हेमिस्फेरिक हुआ है। यहाँ यदि एक एटम मान ले तो वो एटम हेमिस्फेयर कंप्लीट हुआ, इतने ही चार ऊपर रखने पड़ेंगे, तब ये 8 जो है इस पूरे चार्ज को कवर करेंगे, यानी इस चार्ज को अपने सेंटर में ले लेंगे। तो कहने का मतलब है ये चार ओर ढकने के बाद यानी 8 क्यूब्स जो है उससे एसोसिएटेड फ्लक्स ड्यू टू 8 क्यूब्स इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 8 पूरे कवर करेंगे तो सिमेट्रिकली ये चार्ज ढका जाएगा, तब जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उन 8 को हटा दो, केवल एक क्यूब के कारण बताना है। फ्लक्स ड्यू टू 1 क्यूब कितना हो जाएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिंगल क्यूब जो है उस सिंगल क्यूब के कॉर्नर पे जब हमने इसको रख दिया है, तब जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों,
Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना इस बात को, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। और अब देखो थोड़ा सा और इसको घुमाते हैं क्वेश्चन को, आपसे पूछ लिया जाता है कि इसी चार्ज को कॉर्नर पे रखने पर एक फेस से एसोसिएटेड, देखो बहुत हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन है, आप इसमें डेफिनेटली गलती करके आओगे, अच्छे से नहीं समझा तो डेफिनेटली आपकी गलती होने वाली है। यदि इस चार्ज को कॉर्नर पे रख दिया है और कॉर्नर पे रख के आपसे पूछा जाता है कि ये जो ट्यूब है इसकी फेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में पहले ये बताओ एक ट्यूब के अंदर कितने फ्लक्स फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। अब यहाँ पर ये 6 फेसेस जो है वो इस फ्लक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? फ्लक्स आउट जो होता है वो किधर से होगा? बताओ कौन कौन सी सरफेस है जो फ्लक्स आउट में पार्टिसिपेट करेगी? बाहर ये रहने वाली है, इसके नीचे वाली रहने वाली है, एक ये साइड वाली रहने वाली है। क्या ये अंदर वाली जो फेसेस है उनसे फ्लक्स आउट होगा? क्या इससे फ्लक्स आउट होगा? क्या इससे फ्लक्स आउट होगा? नहीं होगा ना? क्या और कौन सी बच गई? ये पीछे वाली, क्या ये ऊपर वाली इससे भी इन्वॉल्व होने वाला है? नहीं, ये तीनों फेसेस अंदर आ जाती हैं बड़े क्यूब में, जिसमें 8 क्यूब है। 8 क्यूब आपस में एक दूसरे की फेस को कवर करेंगे, उसमें 3 फेस जो है वो इस क्यूब की कवर हो जाएंगी, मींस 3 फेस ही फ्लक्स आउट में पार्टिसिपेट करेंगी। इसलिए एक सिंगल फेस के कारण ये पता करना चाहे तो अब ये बताओ इसमें कितने क्यूब है टोटल? देयर आर 8 क्यूब्स और उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब फ्लक्स ड्यू टू 1 क्यूब Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने देख लिया अभी। ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब बात आती है फ्लक्स only 3 faces of a cube is associated in the electric flux। ठीक है, तो टोटल क्यूब कितने हैं? So there are एक क्यूब से 3 फेस, तो टोटल 8 क्यूब है, तो 24 फेसेस इन दी लार्ज क्यूब। सो नेट फ्लक्स, सो फ्लक्स फ्रॉम वन फेस विल बी Q अपॉन कितना आ जाएगा? 24 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे आप लोग गलती क्या करने वाले हो? यहाँ पर फेस लिखना है। गलती क्या करेंगे आप? एक क्यूब के कारण Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट निकाल लिया, उसके 6 फेसेस है, 8 16 8 3 8 48 यानी 48 एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, वो गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर है इसका 24 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना है इस चीज का, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलो इसी का ही एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्यूब ले लिया हमने और इस क्यूब के फेस पर हमने एक चार्ज रख दिया, यहाँ पर क्यों चार्ज रख दिया? आपसे पूछा जाता है कि इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा दोस्तों, तो बताइए इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा। तो आपको इसको कवर करना है तो ऐसा ही एक क्यूब और कंसीडर करना पड़ेगा जो इसको पूरा का पूरा कवर कर सकता है दोस्तों। इसको कवर करने के लिए 2 क्यूब चाहिए। 2 फ्लक्स फ्रॉम 2 क्यूब्स इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम 1 क्यूब कितना आ जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक क्यूब जो है उससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना आ गया? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक से हमारे न्यूमेरिकल्स भी हो गए और हमारे जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, गाउस लॉ है, इसको हमने अच्छे से देख लिया है।
नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, यानी गाउस लॉ यहाँ तक ही काम नहीं आने वाला दोस्तों। इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। कब? जब हमारे पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो तब आती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फ्लक्स तो और भी आसान तरीका है, फ्लक्स से भी मुश्किल बात है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किस प्रकार फाइंड आउट करें दोस्तों, वहां बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो वहां पर गाउस लॉ हमारे साथ साथ चलते हैं और गाउस सर वहां पर हमारे साथ चलकर हमारी जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उनको सोल्व करवाते हैं। आइए हम नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको विस्तार से जानेंगे।